जब हम ओवरऑल क्रैक में डाल रहे हैं, ओवरऑल कैरेज वे में वही कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो वो रूटीन मेंटेनेंस नहीं होगा, फिर हम उसको कहेंगे प्रॉपर एक रीसर्फेसिंग का मेंटेनेंस। अगर अब उसको हम कहेंगे तो पीरियोडिक मेंटेनेंस कहेंगे। पीरियोडिक मेंटेनेंस मतलब हम तीसरे साल पे उसको दे रहे हैं। फिर इसके बाद एक रिहैबिलिटेशन होता है। रिहैबिलिटेशन को हम कहते हैं स्ट्रेंथनिंग, मतलब हम पेमेंट की ताकत को बढ़ा रहे हैं, स्ट्रेंथ कर रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रेंथनिंग कहते हैं, जिसमें एक ओवरले का हम 75 DBM दे दिया या BC दे दिया। 30 BC अभी दे रखा हुआ है RC कोड में, 30 से 50 BC तक। 30 BC देने से सरफेस पे स्ट्रेंथनिंग नहीं होती है, सिर्फ कहने की बात है। बाइंडर लेयर विथ सरफेस लेयर, वो एक स्ट्रेंथनिंग है। उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन होता है। रिकंस्ट्रक्शन आपका शुरू होगा नीचे लेवल से, मतलब आपके GSB लेवल से। GSB लेवल से अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, दैट इज़ दी रिकंस्ट्रक्शन। अगर आप GSB लेवल से नहीं, सबग्रेड से भी जा रहे हैं, तो रिकंस्ट्रक्शन। सबग्रेड को अगर आप पूरा हटा करके नया बना रहे हैं, देन इट इज़ अ न्यू कंस्ट्रक्शन। तो हमारे मेंटेनेंस ऑपरेशन में रिकंस्ट्रक्शन, रिहैबिलिटेशन, पीरियोडिक मेंटेनेंस एंड रूटीन मेंटेनेंस, ये सारे डिफाइंड हैं। और उसी के अंदर कैटेगरीज हैं, प्लान्ड बजट और अनप्लान्ड बजट इसी में आता है। प्लान्ड बजट में पूरा पीरियोडिक मेंटेनेंस कम्प्लीटली आता है, अनप्लान्ड में आपका रूटीन मेंटेनेंस आता है। यही उसके बाद रूटीन मेंटेनेंस में दे रखा है, थिन सरफेसिंग है, क्रैक प्रिवेंशन लेयर्स है, फॉग स्प्रे है, कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजीज़ हैं। कोल्ड मिक्स आजकल बहुत पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलर हो गई। कोल्ड मिक्स आपके रूल रोड्स पे भी बहुत यूज़ हो रहा है, और आपके माइक्रो सरफेसिंग में भी यूज़ होता है। कोल्ड मिक्स के पैचेस भी आ गए, पोटहोल पैचेस बनाने के लिए, वो भी इसके एक पार्ट हैं। अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ क्या कहते हैं, जैसे सैंडिंग है, लोकल सीलिंग है, क्रैक सीलिंग के प्रोसीजर्स हैं, ये सारे उसी में दिए हुए। क्रैक सीलिंग का जो प्रोसीजर है, इसको ऐसे फॉलो करना चाहिए कि जहाँ पर सीलिंग कर रहे हैं, उस सीलिंग को पहले आपको एकदम क्लीन करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लीन नहीं किए हैं, जैसे कि कुछ हाईवेज पे चाहे कंक्रीट हो चाहे फ्लेक्सिबल हो, अंदर डस्ट पड़ी रहती है, उसी डस्ट के ऊपर आप सील डाल देंगे तो बॉन्डिंग नहीं होगी। कंक्रीट की और बिटुमेन की बॉन्डिंग के दो बड़े रीजंस हैं। एक रीज़न से ये है कि कोई बीच में लेयर नहीं है जो उन दोनों लेयर्स को बॉन्ड करें। तो जनरली हम टैग कोट यूज़ कर सकते हैं या सील कोट यूज़ कर सकते हैं और फिर उसको बाइंड करा सकते हैं। और दूसरा मेजर रीज़न नहीं होता है कि हम जनरली डस्ट को नहीं हटाते हैं, जो डस्ट क्रैक्स के अंदर जनरेट होते हैं। तो अगर वो डस्ट क्लीन नहीं हुआ तो उसके ऊपर जो भी आप बाइंडर डालेंगे वो रिमूव हो जाएगा, चाहे एपॉक्सी हो, चाहे आपका बिटुमेन हो, चाहे एमल्शन हो, सब निकल जाएगा। एमल्शन का बेनिफिट ये है कि वो डैम्प वेदर में, अगर आपका वेदर में पानी है, हल्का सा बरसात भी हुई है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। एमल्शन का ये बेनिफिट है। फिर उसको आप प्रॉपर्ली क्लीन कर करके उसमें पोर करके मटेरियल निकाल करके, और फिर उसमें अगर आप फिल द फाइन क्रैक्स, उसको फाइन क्रैक्स को फिल कर दें, और फिर उसके बाद आप रिपेयर करके स्लरी स्प्रेडिंग डाल दें। ये स्प्रेडिंग कर रखा हुआ है। ये प्रोसीजर काफ़ी सक्सेसफुल है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर क्रैक फाइन क्रैक्स हैं तो सीलिंग लिक्विड फॉर्म में लाइए। अगर क्रैक्स वाइड हैं तो सीलिंग, क्रैक सीलिंग के साथ थोड़ा सा सैंड मिला लीजिए, स्लरी बना लीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा वाइड हैं तो उसके अंदर 6 mm का कोई आप एग्रीगेट डाल दें उसमें, और फिर मिक्स कर दें और फिर डालें। एमल्शन यूज़ कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हॉट मिक्स कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप एमल्शन का एक वो पोर्शन में डाल करके फिर आप हॉट मिक्स डालिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तभी उसमें अच्छी ग्रिप आएगी। ये सरफेसिंग पैचिंग के प्रोसीजर दिया हुआ है। इसमें अगर आप देखेंगे, जनरली ख़त्म ही कर रहा हूँ, बहुत लंबा हो गया। ये जो पॉटहोल है, पॉटहोल का पैचिंग अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो गलत है। कभी भी पॉटहोल पैच नहीं होगा। प्रॉपर कटिंग पॉटहोल का करना है। जब तक पूरा कट नहीं होगा और पूरा रेक्टेंगुलर शेप में नहीं आएगा तो इसमें कभी भी पैचिंग नहीं हो पाएगी। अभी पैचिंग किस लेवल पे पॉटहोल है, अगर लेवल आपका DBM लेवल पे है, BC लेवल पे है, तो उसी लेयर से आप उसको पैच करके ऊपर जाइए। अगर वो WMM लेवल पे है तो इसका मतलब नहीं, कई जगह तो हमने देखा है कंक्रीट भी डाल देते हैं, वो भी गलत है।
अगर WMM लेवल पे है तो उसको पहले आप WMM के मटेरियल से उस लेवल तक पैच कर दें, फिर उसके बाद आप मिक्स ला दीजिए, कोई भी मिक्स ला करके उसमें डाल दीजिए, पर लेयर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, जो लेयर है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। जनरली कोई नहीं करता है, मैंने कभी आज तक किसी को नहीं पाया, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे MDR हो, चाहे ODR, वो सीधे लाते हैं, मटेरियल डालते हैं, कंपैक्ट किया चल दिए, पत्ते डाले वो चल दिए, उससे कभी भी ठीक नहीं होगा, वो दोबारा जनरेट होगा, वो वेस्टेज ऑफ मनी है, ये फैक्ट है। थोड़ी मेहनत करेंगे, 5 मिनट करेंगे तो सही हो जाएगा। फिर ये कुछ प्रोसीजर्स हैं वही। देन बेस पैचिंग के बारे में, वो बेस लेवल से मैंने अभी आपको बताया था। फॉक्स स्प्रे क्या है, एमल्शन है, ये एक तरीके से प्रिवेंशन कोर्स है। एमल्शन का स्प्रे कर देते हैं तो रिज्यूमिनेट हो जाता है, जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है रुक जाता है, इसके ऊपर चिपिंग कर देते हैं, तो ये काफ़ी पॉपुलर आजकल विदेशों में भी है, भारत में भी है। और ये तो लेयर्स हैं DBM की, वो अगर आपको मेंटेनेंस में डालना है, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये माइक्रो सरफेसिंग है, ये बहुत पॉपुलर है आजकल और काफ़ी जगह, काफ़ी कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है। इंडिया में भी हर मेट्रोपोलिसेस में यूज़ कर रहे हैं ज़्यादातर। माइक्रो सरफेसिंग कुछ नहीं है, एमल्शन का बेस है, उसमें कुछ एडिटिव्स हैं, कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी है, कुछ सैंड है और कुछ ग्रिट्स हैं, उसको स्लरी बना करके और वेरी थिन लेयर में उसको ले करते चले जाते हैं। एक दिन में कम से कम एक लेन 3 से 4 किलोमीटर बन जाती है। पर ये जो माइक्रो सरफेसिंग है, स्ट्रक्चरली साउंड, जो स्ट्रक्चरली साउंड पेमेंट्स हैं उसी के लिए बनेगा, ओवरले के लिए नहीं है, स्ट्रेंथनिंग के लिए नहीं है। अगर आपको माइक्रो सरफेसिंग, आपका रोड स्ट्रक्चरली साउंड है और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसमें माइक्रो सरफेसिंग कर सकते हैं। पहले ये है कि जो भी रिपेयरिंग है उसको कर लें, जैसे पैच है, क्रैक सील है, उसको कर लें। ये उसी के बारे में बताया हुआ है। और आपको थोड़ा सा या टाइप 2 है, टाइप 3 है, दिल्ली में बहुत हो रहा है, बॉम्बे में बहुत ही हो रहा है। 4 से 6 mm होता है और 6 to 8 mm। कितना थिन सरफेस है, कुछ नहीं है, इसकी स्लरी बनती है। और अगर आप देखेंगे तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, ये आपका एग्जिस्टिंग रोड है और इसके बाद ये ओवरले किया हुआ है, तो ये 4 से 6 mm भी, पर ये एग्जिस्टिंग जो क्रैक्स है उसको हमने पैच किया है। पैच करने के बाद इसमें हम सीधे सरफेसिंग करते चले गए। अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक हो गया, ये पीछे जो है ये ब्राउन था, अगर आप अब आगे जाएंगे तो ये ब्लैक हो गया, ये 1 वीक के बाद, और ये 6 मंथ के बाद एकदम ऐसा हो गया। मतलब इसकी स्किडिंग वैल्यू भी बहुत अच्छी है, टेक्सचर भी बहुत अच्छा है, लाइफ 5-6 साल है अगर इसके ऊपर हैवी लोडेड्स नहीं चल रहा है, हैवी लोडिंग नहीं है। नॉट मेंशन फॉर, मतलब ये नेशनल हाईवे के लिए नहीं है, अगर आपके सिटी रोड्स हैं, अर्बन एरियाज़ हैं, उसमें बहुत अच्छा एप्लीकेबल है, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और बहुत पॉपुलर भी है। और इसका मैक्सिमम मेरे ख्याल से 170-180 स्क्वायर फीट आता है, इसका जो चार्जेस भी है इसी के आसपास ही रेंज में आता है। फिर उसके बाद ये सारा कुछ रोड्स हैं माइक्रो सरफेसिंग के। थैंक यू। अब क्वेश्चन आए तो पूछिए प्लीज़। आपके पेमेंट डिज़ाइन का मैं डिस्कस करूँगा, उसमें कई एनोमलीज़ हैं, आपसे डिस्कस करूँगा मैं, हैं हाँ, इसमें बहुत एनोमलीज़ हैं, वो है रिविजन्स होता रहेगा उसमें। और कोई क्वेश्चंस हैं? नहीं, ठीक है। Thank you, sir. Thank you. Thank you for such a wonderful knowledge which you shared with us. We shall be obliged to honor you presenting a memento. I request Mr. R.K. Goyal, Chief Engineer, to please come over the stage to present a memento to Mr. Tiwari ji. इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए अब हम बुलाना चाहेंगे श्री JB सेनगुप्ता सर को, जो कि ग्रुप कोऑर्डिनेटर भी हैं एंड सीनियर साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट पेमेंट इंजीनियर एंड मटेरियल। इनका स्पेशलाइजेशन इन सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट पेमेंट्स में है। आप MSc केमिस्ट्री हैं। आपका आज का प्रेजेंटेशन है रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट पेमेंट। आपके स्वागत के लिए मैं हमारे चीफ टेक्निकल एग्जामिनर मिस्टर
सहगल साहब को बुलाना चाहूँगा कि आकर बुके से इनका स्वागत करें। नमस्कार, मैं JB सेनगुप्ता। आपको वैसे तो श्री विनोद कुमार जी ने और हमारे डॉक्टर तिवारी ने कुछ रखा नहीं है, काफ़ी कुछ बता दिया इन्होंने सुबह से लेके। मैं अपना इंट्रोडक्शन पहले आपको दे दूं। मैंने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से MSc किया अप्लाइड और इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में 1979 बैच का। तो बेसिकली मैं भी MP का ही हूँ और MP से ही मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं से किया है। और उसके बाद मैं CRRI में गया, वहाँ पर एज ए साइंटिस्ट वर्क किया और देन आई वाज एज ए हेड रिजिड पेमेंट डिवीज़न और अभी पेमेंट मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन दोनों चीज़ों को देख रहा हूँ। मुझे आमला जी ने कहा था और आपकी तरफ से शायद डिमांड था कि रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के बारे में कुछ बताया जाए। तो मेरा ये प्रेजेंटेशन जो है नॉर्मल कंक्रीट के नहीं, ये एक न्यू पेमेंट टेक्नोलॉजी है रोलर कॉम्पैक्टेड। ऑल्दो इट इज़ नॉट ए न्यू बट प्रैक्टिस में उतना ज़्यादा नहीं है, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस में ये टेक्नोलॉजी आई नहीं है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कृपया शांत रहें, पीछे से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, कृपया शांत रहें। ये सबसे पहले रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट जो है हमने CRRI में एक R&D प्रोजेक्ट लिया था और एक हमने रोड विद इन दी कैंपस करीब 200 मीटर की एक रोड हमने रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की बनाई थी। उसके बाद हमने हरियाणा में रामगढ़ विलेज में वहाँ पर भी एक कम से कम 400 मीटर की रोड बनाई और उसका कंपैरिजन किया था कन्वेंशनल कंक्रीट के साथ। और फिर हमने कर्नाटका में रायगढ़ करके एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ पर रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की बनाई। उसके बाद बहुत सी जगह और भी हमने नहीं बनाई, कुछ लोगों ने बनाई, पर परसेंटेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ कंक्रीट इन आवर कंट्री इज़ वेरी लेस। मोस्टली पीपल गो फॉर द बिटुमिन। आपने देखा होगा सुबह स्टैटिस्टिक्स दिखाया है कि 98% तो बिटुमिनस रोड का है, 2% कंक्रीट का है और उस 2% का भी मेरे ख्याल से 5% जो होगा वो रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का है। The concrete which is compacted by rollers, generally it is called as a simple name roller compacted concrete. The question ये आता है कि अगर हम कंक्रीट पेमेंट में जाएं और रोलर, तो हम ये देखते हैं कि कंक्रीट पेमेंट में आज सुबह मैं सुन रहा था कि आपके सेक्रेटरी साहब जो थे अरविंद जी कह रहे थे कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पसीना आ जाता है उसको बनाते बनाते, और बनने के बाद भी अगर आपको कंक्रीट पेमेंट का फ्रूट लेना है तो कम से कम 1-1.5 महीना और भी आपको उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। सो मेनी रीजंस है, डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, जॉइंट कटिंग है, क्योरिंग है, टेक्सचर है, क्योरिंग, सो मेनी थिंग्स। लेकिन अगर आप रोलर कॉम्पैक्टेड में जाए, अगर आप बिटुमिनस कंक्रीट पे जाए, तो आप ये देखते हैं कि बिटुमिन के अगर एक बार कॉम्पैक्शन हो जाता है, रात रात वो कॉम्पैक्शन कर देते हैं, उतना ज़्यादा मेहनत पेमेंट बनने के बाद नहीं करना पड़ता है जितना कंक्रीट में करना पड़ता है। कंक्रीट में हमने कहा कि इसमें 20 साल, 25 साल, 40 साल, अगर आप कहीं कहीं एग्जाम्पल ऐसे भी हैं कि 100 साल तक भी वो पेमेंट चल रहे हैं। लेकिन कंक्रीट पेमेंट डालने के बाद आपको 1-1.5 महीना इतना मेहनत करना पड़ता है कि अगर आपको वो फ्रूट लेना है तो वो चीज़ आपको करनी पड़ती है। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का जो आविष्कार हुआ है, इसका जो जनरेशन हुआ है, इसी चीज़ के लिए हुआ है कि जो आफ्टर इफेक्ट है कंक्रीट पेमेंट बनाने के बाद, जो उसमें जो हमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है उसको कम से कम किया जाए। पेमेंट बिटुमिन की तरह ही क्यों ना हम उसको बनाने के बाद तुरंत चलने लगे, क्यों ना हमें उसके बाद कोई जॉइंट कटिंग की प्रॉब्लम ना हो, हमें टेक्सचरिंग की प्रॉब्लम ना हो। इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए हमने एक पेमेंट निकाला, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। जनरली DLC वगैरह में भी रोलर कॉम्पैक्ट करते हैं, लेकिन PQC में इसका यूज़ बहुत कम होता है। ये तरीका जो है PQC में करने के लिए रोलर कॉम्पैक्टेड का, आज जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूँ, ये रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट फॉर अपर लेयर बियरिंग कोर्स और पेवमेंट क्वालिटी कंक्रीट के लिए है। जनरली क्या होता है कंक्रीट पेवमेंट में
कि हमें मशीनरी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप जाएंगे, आपने नेशनल हाईवे तो सारी रोड नहीं होती, नेशनल हाईवेज़ का परसेंटेज क्या है? नेशनल हाईवे का परसेंटेज अगर आप टोटल कंक्रीट रोड का निकालेंगे तो बहुत, टोटल रोड्स का निकालेंगे तो कितना परसेंट निकलेगा? हार्डली 7 to 8, 12% होगा। इससे ज़्यादा नेशनल हाईवे, स्ट्रीट रोड्स, रूरल रोड्स, बाकी जितने रोड्स हैं, क्या हम वो मशीनरी वहाँ ले जा सकते हैं? जैसे पेवर है, जैसे आपका स्लिप फॉर्म पेवर तो बहुत ही मुश्किल होता है, फिक्स फॉर्म पेवर फिर भी हम ले जा सकते हैं। स्लिप फॉर्म पेवर लेके आप बहुत से टेंडर आप निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्टर नहीं आना चाहता, वो कहता मैं नहीं लेके आ सकता साहब, आपकी 2 किलोमीटर की रोड है, मैं नहीं जा सकता। वाटर लॉगिंग एरिया है, आप फ्लेक्सिबल पेमेंट नहीं बनाना चाहते वहाँ पर, आपको पता है, आप रोहतक साइड में जाइए, हरियाणा साइड में जाइए, वाटर टेबल इतना ज़्यादा है कि बारिश और कुछ भी प्रॉब्लम एकदम वो मुश्किल हो जाती है। वाटर लॉक्ड एरिया, पूरा का पूरा स्टेट, पूरा का पूरा सिटी जो है वो वाटर लॉक कंडीशन में उसकी कंस्ट्रक्शन है। तो आप क्या अल्टरनेटिव है कि भाई वहाँ पर कंक्रीट पेमेंट चाहते हैं, लेकिन आपकी रोड जो है कोई 2.5 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर है, कोई आधे किलोमीटर की है, कोई पेवर लेके नहीं आएगा आपके पास, मैनुअली करना पड़ेगा, कंक्रीट वाला जो तरीका है, और वो मैनुअली करने के बाद वो सारे एक्सरसाइज आपको करने पड़ेंगे। प्लस अगर मान लीजिए कोई बिजी स्ट्रीट है, सपोज करिए कि कोई राउंड अबाउट है, कोई बिजी स्ट्रीट है, दोनों तरफ मार्केट है, कोई आदमी अपना दुकान के सामने सड़क बनते हुए 1 घंटे के लिए अपनी दुकान बंद करने को तैयार नहीं है। और ऐसी बहुत सी जगह हैं, आप लोगों ने बनाया होगा या हमने फील किया है जब हम जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए चेकिंग करने के लिए, बहुत सी जगह हमने देखा है कि कंक्रीट के ऐसे ऐसे रोड है कि आज रात को कंस्ट्रक्शन हो रहा है और रात को ही लोग उसके ऊपर चलना शुरू करके उसको डैमेज कर दिया गया है। बैरियर लगा दिया गया है, कमिश्नर से फ़ोन आ जाता है कि बैरियर तुरंत हटा दिया जाए। होर्डिंग वाले, ट्रक वाले कमिश्नर के घर में धरना दे देते हैं कि साहब उन्होंने बैरियर लगा दिया, हमारा ट्रक अटका पड़ा हुआ है, हमें जाने दीजिए, नहीं तो हमारे इतने लाखों का नुकसान है। फ़ोन आता है, तुरंत रातों रात बैरियर को तोड़ना पड़ता है, इंजीनियर्स तोड़ते हैं, डिपार्टमेंट वाले तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फिर ट्रक को अलाउ करना है। ऐसी जगह पर आप क्या करेंगे? आपके पास सोल्यूशन नहीं है, आपको कोई ठेकेदार आने को तैयार नहीं है अपने वो लेकर के, और पब्लिक का डिमांड है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, पानी के प्रॉब्लम है, ऐसे बहुत सारे, मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, हो सकता है 2-3 प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए। ऐसी सिचुएशन में आपके लिए रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है, जो कि नॉट ओनली लोअर लेवल बट इन द टॉप लेवल पर भी आप उसको लगा सकते हैं। इसमें मैं धीरे धीरे बोलता हूँ आपको फिर से एक बार, कोई स्पेशल मशीनरी की ज़रूरत नहीं है। जो आप एस्फाल्टिक पेमेंट में मशीनरी यूज़ करते हैं वही मशीनरी आपको चाहिए, आपको सिर्फ एक रोलर की ज़रूरत है। द ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रोलर। और रोलर कितनी कैपेसिटी का होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा फ़ायदा इसमें यह है कि आप इसको रात रात बना दीजिए, 24 घंटे के अंदर इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगी। एग्रीगेट स्केलेटन इतनी ज़्यादा इंटरलॉक हो जाता है जब इसके ऊपर से रोलर चलता है कि उसके ऊपर अगर एनिमल्स चले या जानवर, कोई इंसान चले, कोई शॉपकीपर की दुकान है और कोई आदमी उसको क्रॉस करके दुकान में है, लाइट व्हीकल आप इसके ऊपर अलाउ कर सकते हैं, तो उसमें आपके पेमेंट को नुकसान नहीं होगा। अदरवाइज़ क्या होगा, कंक्रीट पेमेंट में 48 आवर्स तो आपको बहुत प्रिकॉशन लेना पड़ता है, समथिंग अराउंड 24 आवर्स तो वो गीला ही रहता है, 48 आवर्स तक आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। फिर आप धीरे धीरे उसमें अलाउ करते हैं, लेकिन ट्रैफिक आप फिर भी नहीं अलाउ कर सकते क्योंकि अभी स्ट्रेंथ गेन नहीं किया है। यहाँ पर क्या है कि आपको इन खतरों से बच जाते हैं। अगर आपने रोलर कॉम्पैक्टेड की कंक्रीट बनाई है, एग्रीगेट स्केलेटन इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसका कि उसके ऊपर से आप लाइट व्हीकल, स्कूटर, कार तक चला सकते हैं, आपके पेमेंट को कोई डैमेज नहीं होता है। फॉर्म वर्क आप तुरंत हटा सकते हैं। मोस्टली जो स्लिप फॉर्म पेवर्स वगैरह है, जहाँ पेवर्स नहीं है, मैं वहाँ पर क्या होगा कि आप फॉर्म नहीं वो नहीं हटा सकते। अगर आप मैनुअल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, 2.5 किलोमीटर का रूरल रोड्स में है, कितने हमारे रूरल एरियाज़ हैं ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पर कि हम हर जगह ये उम्मीद नहीं करते कि पेवर पहुँचेगा और फलाना पहुँचे। हमें क्या करता, मैनुअल क्या है, हमने फॉर्म वर्क लगाते हैं, लोहे से उसको ठोकते हैं, उसके बाद नीचे से उसको सपोर्ट करते हैं दोनों, जब तक कि हमारी पेमेंट उस कंडीशन में ना आ जाए कि हम उस फॉर्म वर्क को निकाल सकें, हम वो फॉर्म वर्क को टच नहीं कर सकते। अगर आपने फॉर्म वर्क डिस्टर्ब किया, आपका पेमेंट जो है हो सकता है थोड़ा बल्ज कर जाए और आपकी स्ट्रेंथ, सारी मेहनत बेकार हो जाए। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट में आप फॉर्म वर्क तुरंत निकाल सकते हैं। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट में एक और एडवांटेज ये है कि इसमें फाइंस का यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे फ्लाई ऐश का क्वेश्चन सब पूछा था, यहाँ पर फ्लाई ऐश आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं
क्यों? क्योंकि अपर लेयर जो होता है, अपर लेयर में जो फ्लाई ऐश और सीमेंट का जो मिक्स आ जाता है वो स्मूथनेस, उसकी एक टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, तो मिक्स को कोहेसिव बनाता है। फ्लाई ऐश डालने से पानी की क्वांटिटी करीब 5 से 6% कम होती है। और रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का सबसे प्राइम इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसमें पानी कम हो, रोलर मूव करना है आपने उसके ऊपर, जैसे आपके एस्फाल्टिक पेवमेंट में है आपको रोलर चलाना, अदरवाइज आप रोलर चलाएंगे तो रोलर धंस जाएगा। टायर को फैसिलिटेट करना है उसके ऊपर चलाने के लिए, टायर से कंक्रीट चिपकना नहीं चाहिए, और टायर से कंक्रीट तभी नहीं चिपकेगा जब आपने उसके अंदर पानी का एडजस्टमेंट ठीक किया है। और पानी का एडजस्टमेंट ठीक करने के लिए आपको उसमें वाटर सीमेंट रेशियो कम करना पड़ेगा। अगर आपका पानी ज़्यादा होगा तो वो टायर के साथ चिपकेगा, वो नहीं चला सकते। इसलिए हम इसको नो स्लम्प कंक्रीट कहते हैं, ज़ीरो स्लम्प नहीं कहते, क्योंकि स्लम्प इसमें फिर भी होता है। रोलर कॉम्पैक्टेड का कंक्रीट जो होता है ये ज़ीरो स्लम्प कंक्रीट नहीं कहते हैं। ज़ीरो का मतलब कि उसमें स्लम्प ही नहीं, बट इसमें स्लम्प होता है। इसका स्लम्प जो होता है वो हम वीबी एक apparatus, आप लोगों को पता होगा बहुत लोगों को, कि उसमें वो एक पारदर्शी वो प्लेट होती है, उसके नीचे कंक्रीट को रख के वो उस apparatus को चलाया जाता है। पानी के छोटे छोटे छींटे जो है वो ऊपर से नज़र विजुअली देखना पड़ता है, वो टाइम नोट करना पड़ता है कि कितनी देर में वो पानी ऊपर आया। अगर वो पानी का टाइम जो है आपका 16 सेकंड से 20-24 सेकंड का, तो वो टाइम नोट कर लेते हैं कि इसका स्लम्प जो है एज पर वीबी apparatus 22 सेकंड है। हम ज़ीरो स्लम्प होगा उसका कंक्रीट का आप स्लम्प टेस्ट करेंगे, जो नॉर्मल कंक्रीट में स्लम्प टेस्ट करते हैं उसमें ज़ीरो आएगा, हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, लेकिन हम इसका स्लम्प टेस्ट करते हैं वीबी apparatus के थ्रू पर, और ये नो स्लम्प कंक्रीट होता है। इसमें एक और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें श्रिंकेज बहुत कम होता है। श्रिंकेज जो होता है मेन रीज़न होता है, आप लोगों को पता है कि सीमेंट और पानी का जब मिक्सचर होता है तो एक ऑटोमेटिकली श्रिंकिंग टेंडेंसी है, जो जेल बनता है सीमेंट और उसका जो हाइड्रोलिक रिएक्शन होता है वो जेल बनता है, और जेल बनने का एक प्रॉपर्टी है वो श्रिंक करेगा ही करेगा, चाहे अच्छा सीमेंट हो बुरा सीमेंट हो। जितना अच्छा सीमेंट होगा उतना ज़्यादा श्रिंक करता है। अच्छे का एसेंस यहाँ पर मेरा ओपीसी से है, फाइनर क्वालिटी है, आपकी रिएक्टिविटी से है, जो है श्रिंक करेगा। तो पानी की क्वांटिटी इसमें बहुत कम होती है। रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट में पानी की क्वांटिटी कम होने की वजह से ये कंक्रीट श्रिंकेज इसमें कम है, और जब श्रिंकेज कम होता है तो जो हम जॉइंट डालते हैं, ये जॉइंट का जो डालना होता है ये भी एक वही जो है आपने जो कहा था कि कंक्रीट जो है हम बनाने के बाद 1 महीने की जो एक्सरसाइज है, बल्कि मैंने तो बहुत जगह देखा है कि ठेकेदार जॉइंट नहीं काटता है, उसे पता भी नहीं होता कि जॉइंट क्यों काटना है। एक्चुअली जॉइंट काटना क्या है कि आपको विदिन 40 आवर, विनोद कुमार जी ने सुबह बताया विदिन 40, बल्कि फर्स्ट जॉइंट जो है 24 आवर्स में लग जाना चाहिए। पहला जो 1/3 का कट है 24 आवर्स में लगे, उसके बाद आप 28 दिन के अंदर उसको वाइडनिंग करिए। वाइडनिंग जो है 1/3 नहीं करते हैं, वाइडनिंग की रेंज बहुत कम होती है, एंड देन उसके ऊपर जो भी है उसके ऊपर आप ये उसकी सीलिंग जो भी करते हैं, सीलिंग का तरीका वो उसको फॉलो करिए। ये एक, और हर 4-4 मीटर पे लॉन्गिट्यूडनल जितने पैनल हैं, ये एक एक्सरसाइज बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में होता यह है कि ना तो वो ठीक से काटता है, समटाइम्स क्या होता है कि उसने एक फ़ोटो भी दिखाया था आपको शायद कि काटा है, लेकिन काटने का पर्पस ये है कि नीचे तक वो जॉइंट आए, अदरवाइज तो आपने काटा नहीं, एक ही पैनल रखा है, वो नीचे तक आता नहीं है। उसके बाद वो सीलिंग जो करते हैं, 3 तरीके के सीलेंट हैं, पॉलीसल्फाइड है, पॉलीयूरेथीन है और सिलिका है। वो मोस्टली बिटुमिन डाल देते हैं उसके अंदर, जो कि स्पेल कर जाता है, बाहर फैलता है गर्मियों के दिनों में बिटुमिन, या कुछ भी नहीं डालते हैं क्योंकि उसका एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा। इस तरीके से ऑल्दो इट इज़ इन द आइटम, ऐसा नहीं है कि आइटम में नहीं रखा है, आइटम में रखा है, खर्चा लिया, लेकिन वो शॉर्टकट करते हैं, वो शॉर्टकट कर जाते हैं, उस चीज़ को छुपा जाते हैं, दिखा जाते हैं, कर दिया, भर दिया, कोट दिया, धूल पड़ गई, नहीं जी साहब नीचे से डाल दिया, इस तरीके। उसको हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि अगर 20 किलोमीटर की रोड, 50 किलोमीटर की रोड जा करके खरोच के हर एक को चेक करें, बहुत दिक्कत है। यहाँ पर रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट अगर आप बनाते हैं, यहाँ पर पानी कम है, यहाँ पर हमें जॉइंट 4 मीटर 4.5 मीटर में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
हमारा IS स्पेसिफिकेशन बन गया, कोड इसका बन चुका है, IRC में हमने इसका कोड बना दिया है, लेकिन इसमें जॉइंट जो है हमने 5 से 30 मीटर तक के बीच में, आप 30-30 मीटर के बाद जॉइंट दीजिए। कनाडा में इसके ऊपर काम किया था, फ्लाई एज डाल के किया, उन्होंने 70 मीटर पे किया है, और कुछ जगह पे ऐसा किया है कि दिस कंक्रीट इज़ नो जॉइंट कंक्रीट, इसमें जॉइंट डालने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट में होता है कि आप डाल देते हैं कंस्ट्रक्शन जॉइंट, लेकिन उसके बाद इसमें सिर्फ आप कंस्ट्रक्शन तो जॉइंट डालिए, नेक्स्ट डे जब काम करेंगे। अदरवाइज वो 100 कटिंग का यहाँ तक किया है लोगों ने, और ये पाया गया है कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। चौथा पॉइंट आता है कि रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट में जो ब्रूमिंग आम करते हैं स्किड रेजिस्टेंस के लिए, उसकी स्किडिंग ना हो इसके लिए जो है टेक्सचर को हम थोड़ा सा रफ बनाते हैं। रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट क्योंकि स्केलेटन एग्रीगेट स्केलेटन है, इसका स्ट्रक्चर उतना रफ होता है, इसमें स्किडिंग प्रॉब्लम नहीं है। तो एक प्रॉब्लम आपकी ये भी घट जाती है कि उसके बनाने के बाद आप उसको हर जगह ब्रूमिंग करते हैं, और बेसिकली क्या होता है कि अगर आप ध्यान से करें, किसी भी जाके देख, आप अपने रोड्स पे चेक कर लीजिए, आपके जो हमने जो रोड चेक किया यहाँ पर, उस पे जाके देख लीजिए कि क्या होता है। जो ब्रूमिंग करते हैं वो ठीक से नहीं करते हैं, या तो बहुत गीले में कर देते हैं, या उसके जो ब्रशेस होते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, क्वालिटी अरेंजमेंट वो उसको अगर ढंग से आप ना करो। आपके इस रोड में मैंने ऑब्जर्व किया पूरा रोड, जहाँ जहाँ हमने देखा था, शुरू वाला पोर्शन और एंड वाला पोर्शन में अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर है बीच में पे, 500 से 800, जहाँ पर कि बिल्कुल ठीक है, और वो आज भी है। जिस दिन बना था उसकी ब्रूमिंग बिल्कुल ठीक है। एंड पोर्शन में इधर पर वो ब्रूमिंग ठीक नहीं है, वो जिसको हम कहते हैं हिंदी में गंजी हो गई है, वो ख़त्म हो गया, उसका स्किड हो जाता। और ये प्रॉब्लम हर जगह होता है, उसको ठीक से नहीं करते हैं ब्रूमिंग को। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रूमिंग, जॉइंट कटिंग, ये कंक्रीट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे कंक्रीट की उसकी लाइफ बढ़ती है। अगर आपने जॉइंट को सील नहीं किया, सारा पानी जो बारिश का होगा वो जॉइंट के थ्रू, आपने बेसिकली पानी का रास्ता बना दिया। आपने अगर जॉइंट को सील नहीं किया तो उसके अंदर पानी घुसेड़ने का आपने रास्ता बना दिया। इससे तो आप ना काटते बेटर रहता है। आपने उसको काट करके बारिश का पानी जो आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था वो सीधा आप उसके अंदर डाल रहे हो। उसको सीलिंग करना ज़रूरी है, ब्रूमिंग करना ज़रूरी नहीं तो वो घिस जाएगी, वो स्किड होने का एक्सीडेंटल खतरा रहता है। इसमें जो है रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट में इसमें भी ब्रूमिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक और एक्सरसाइज जो है आपकी ब्रूमिंग की, जॉइंट कटिंग की, सीलिंग की, ये एक्सरसाइज इसमें कम होती जाती है। जॉइंट्स जो हैं वो मैंने बताया लॉन्गर उसमें है, और रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट जो है इसमें ये अकॉर्डिंगली अगर आप इन चीज़ों को कैलकुलेट करें तो ये डेफिनेटली लेबर भी इसमें कम लगती है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। ये एक एग्जाम्पल है जहाँ बाहर पर हो रहा था रोलर कंपैक्टेड। ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर कि आपके लिए बहुत दिक्कत है, वो स्क्रीड वाइब्रेटर, ये रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट जो है इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर एक वो लगा हुआ है, सीढ़ियों सी लगी हुई है ऊपर साइड से, जो सीढ़ी से आ रही है वहाँ से कंक्रीट सीधा साइट पे जा रहा है जहाँ पे ट्रक से या ले जाना मुश्किल है, और इसको डायरेक्ट वहाँ पर डाल के इस कंक्रीट को वहाँ पर ये कंपैक्ट है। ये एक एग्जांपल मैंने दिखाया था। अब नेक्स्ट पार्ट इसमें यह आता है कि आप इसमें डिज़ाइन कैसे करेंगे, क्या डिज़ाइन है, क्या फार्मूला, किस तरीके से बनाएंगे इस कंक्रीट को, इसमें पानी का डिसीजन कैसे लेंगे आप। थिकनेस जो है वो हम जो फॉलो करते हैं IRC 58 है, थिकनेस में कोई फ़र्क नहीं। जो नॉर्मल कंक्रीट के लिए आप थिकनेस फॉलो करते हैं सेम थिकनेस इसमें भी वही सिर्फ जो वाटर सीमेंट रेशियो है, ये अब्राहम्स लॉ जो वाटर सीमेंट रेशियो का जो हम नॉर्मल कंक्रीट में फॉलो करते हैं, इसमें वो लॉ नहीं चलता है क्योंकि ये ड्राई मिक्स है। ये ड्राई मिक्स इसमें नहीं चलता है। इसमें जो कोड में दिया हुआ है, कोड में ये कहता है कि ये आप सिलेक्ट करिए MDD पर, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी पर, जो हम प्रॉक्टर मेथड यूज़ करते हैं, OMC लीजिए और डिसाइड करिए। लेकिन इसके लिए मैंने भी ऑब्जेक्शन किया, मुझे ये मेथड भी ठीक नहीं लगा। OMC मेथड जो है MDD वो सॉइल के लिए ठीक है, GSB के लिए ठीक है। क्यों? इसलिए ठीक है क्योंकि उसमें फर्दर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। GSB में आपने पानी डाल दिया, उसके बाद या सॉइल में आपने पानी डाल दिया, मिक्स कर दिया, आपने प्रॉक्टर से कंपैक्ट किया, कम से कम एक सैंपल बनाने में 15 मिनट तो लगता है। मिक्स किया, उसको लिया, उतनी बार 25 बार आपने ऊपर से डाला, उसके बाद सैंपल निकाला, उसके रखा, आपने ओवन में रखा, इसमें कम से कम 25-30 मिनट लगता है। 20 मिनट लगा, 15 मिनट लगा।
यहाँ पर सीमेंट है, सीमेंट में आपने पानी जैसे ही डाला केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, और केमिकल रिएक्शन एक बार स्टार्ट होने से वो उसकी टेम्परेचर बढ़ेगा, नीचे का वो रिएक्शन स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप निकाल रहे हैं मिक्स का जिसमें 20 mm का एग्रीगेट है, जो आप ऊपर से डाल रहे हैं वो जो प्लंजर उसके ऊपर, उससे एग्रीगेट का साइज टूटता है, डेंसिटी में फ़र्क आता है, ग्रेडिंग में फ़र्क आता है। लेकिन जब कोड बनाया तो उन्होंने यही मेथड लिखा। मेरा अपना जो मेथड है कि आप इसको IRC 44 IS 10262 से आप वाटर सीमेंट दिखाइए किस ग्रेड का आपको कंक्रीट चाहिए, M40 ग्रेड का कंक्रीट चाहिए। उसके बाद 3-4 मिक्स और बना लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी का रिड्यूस करके वाटर सीमेंट रेशियो, हिट एंड ट्रायल एंड एरर मेथड कर लीजिए। आपका जो है 0.4 रखते हैं आप अगर वाटर सीमेंट रेशियो, सपोज आपका 160 आता है, अगर आप IRC मेथड से करते हैं आपका 172 आता है, तो कितना 12 लीटर का फ़र्क है, 15 लीटर। आप 2-2 लीटर 3-3 लीटर करके आप एक्सपेरिमेंट हिट एंड ट्रायल कर लीजिए, देख लीजिए किसमें सबसे बेस्ट आपकी डेंसिटी आ रही है, रादर देन कि उसको प्रॉक्टर डेंसिटी में डाल के। क्योंकि सीमेंट का मिक्स को मैं प्रॉक्टर में डालना उतना, हमने एक कोड है, हमने इसको दिया है कोड में लिख करके कि भाई इसको दोबारा फिर से रिवाइज होने जा रहा है। अगर मेरी बात कमेटी मानती है तो शायद रिवाइज हो जाए। जब ये कोड नहीं था, ये कोड 2005 में बना, उससे पहले ACI 207 गाइडलाइंस था, हम उसको फॉलो करते थे। और अब जो है ये कोड बन चुका है हमारे इसमें IRC में आ चुका है, तो हम इसी कोड को फॉलो करते हैं अब। और पेमेंट डिज़ाइन मैंने बताया, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो विनोद जी ने सुबह बताया पेमेंट डिज़ाइन IRC 58 का सेम मेथड हम फॉलो करते हैं। ये एक स्पेसिफिक जो हमने फर्स्ट जो R&D प्रोजेक्ट किया था यहाँ पर, उसका एक मिक्स डिज़ाइन है। हमने एक लोअर लेवल के लिए किया था, M250 सीमेंट डाला था, और ये एक RCC और PQC का वो रिज़ल्ट है। मैं उसको बार बार दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क है, एंड आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी सेम है। चाहे वो फ्लेक्सरल स्ट्रेंथ ले लीजिए, मॉड्यूलस स्ट्रेस लीजिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ लीजिए, पॉइसंस रेशियो लीजिए, शियर स्ट्रेंथ लीजिए, एवरेजन। सिर्फ एवरेजन लॉज जो है इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। वो एवरेजन लॉज इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हमने देखिए फ्लाई ऐश 32 kg ऐड किया है। फ्लाई ऐश ये टेस्ट जो हमने 30 डेज़ या 28 डेज़ के बाद किया, अगर इसी को हम थोड़े दिन 90 डेज़ का थोड़ा और लंबा पीरियड रखें तो वो फ्लाई ऐश जो है वो रिएक्शन उसमें आ जाता है, फिर ये एवरेजन लॉस भी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा स्किड रेजिस्टेंस भी देखिए इसका BPN मेथड से किया है, ब्रिटिश पेंडुलम नंबर जो होता है वो भी इसका सेम आया है। RCCP कंस्ट्रक्शन का एक और एडवांटेज जो है, आप PQC ले करते हैं, हमने देखा होगा 32, 34, 35, बट आपको करना एक ही लिफ्ट में पड़ता है, एक लिफ्ट में ही हम करते हैं 34, 35 mm, 36 mm, 38 mm जो है। यहाँ पर जो ACI मेथड में दिया हुआ है कि आप अगर 380 से ज़्यादा है, 38 mm है या उससे ज़्यादा है, तो आप एक लिफ्ट में मत करिए, क्योंकि हो सकता है रोलर उसको कंपैक्ट ना कर पाए, इफेक्ट ऑफ कंपैक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ना जा पाए, जितना कंपैक्शन ऊपर हुआ है उतना कंपैक्शन शायद नीचे हो पाए। तो 100 अगर 380 या उससे ज़्यादा का आपको थिकनेस स्लैब बनानी है तो उसको बेशक आप 2 लिफ्ट में बनाइए, 180 करके आप 2 लिफ्ट बना लीजिए, 190 के 2 लिफ्ट बना लीजिए। आप 2 लिफ्ट, जो रोलर है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इनिशियली हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था तो वी स्टार्टेड द वर्क विथ ए वाइब्रेटरी रोलर। वाई वाइब्रेटरी रोलर? क्योंकि वाइब्रेशन से कंपैक्शन अच्छा होता है, और कंक्रीट का एक बहुत बड़ा फिनोमिना है कि कंपैक्शन आपके इसमें हम डालते हैं क्या कहते हैं स्क्रीड वाइब्रेटर या नीडल वाइब्रेटर। बेसिकली नीडल और स्क्रीड के अलावा और कोई तरीका वाइब्रेशन कंक्रीट का हम नहीं करते। यहाँ पर जो कंपैक्शन है, यहाँ ना कोई नीडल यूज़ होता है ना कोई स्क्रीड यूज़ होता है, यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रोलर। तो रोलर को क्यों ना वाइब्रेट किया जाए, तो हमने 4 टनी का वाइब्रेटरी रोलर यूज़ किया था। लेकिन जब हमने उसको वाइड सर्कुलेट किया, लोगों को कहा यूज़ करो, तो बहुत सी जगह से ये आया कि भाई हमारे पास वाइब्रेटरी रोलर नहीं है, और इट इज़ इन फैक्ट कि मैनी जगह वाइब्रेटरी रोलर होता नहीं है। देन एक कंपैरेटिव स्टडी की गई कि वाइब्रेटरी रोलर और स्टैटिक रोलर दोनों को मिला के देखा जाए क्या इफेक्ट होता है। तो ये देखा गया कि 4 टनी का अगर वाइब्रेटरी रोलर है और 6 टनी का जो स्टैटिक रोलर है, 300 mm जो थिकनेस होती है, कंपैक्शन दोनों की कैपेसिटी बराबर होती है, डेंसिटी दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल अचीव होती है। जैसे आप
उसमें लगाते हैं, डीएलसी में एक माइक्रोफिल्म लगाते हैं, इसमें भी आप माइक्रोफिल्म लगाइए। सॉ कटिंग जॉइंट इसमें नहीं करिए, क्योंकि सॉ कटिंग जॉइंट्स में एक तो ये बहुत हार्ड होता है और इसमें थोड़ा सा पत्थर भी निकल जाएगा तो वो मुश्किल करेगा, इसलिए हम सॉ कटिंग जॉइंट्स इसमें या तो जॉइंटलेस बनाते हैं इसको। इसका एक तरीका जॉइंट बनाने का, जब हमने स्टार्ट किया था तो हम पेवमेंट के नीचे 30-30 मीटर 25 मीटर जो भी एरिया, उसके नीचे ट्रायंगुलर वुडन रख देते थे, लकड़ी के टेढ़े इस तरीके से ट्रायंगुलर पेवमेंट के नीचे रख देते थे। तो क्या होता था कि जो हमने उसको वीक बना दिया तो वो क्रैक नीचे से आता था और ऑटोमेटिक जॉइंट बन जाता था, लेकिन उतना एस्थेटिक लुक नहीं आता था उस जॉइंट का। तो बाद में फिर हमने इसको बंद कर दिया। हमने कोशिश ये की कि भाई इसको और डिस्टेंस में किया जाए, 35 डिस्टेंस में, या इस तरीके से नो जॉइंट कंक्रीट, और अगर ज़रूरी है तो आप उसको 30 मीटर 35 मीटर डिस्टेंस उसको करें। इसमें कोई सिंकेज क्रैक इसमें कभी नहीं आता है रोलर कम, क्योंकि इसमें पानी इतना कम है तो सिंकेज क्रैक इसमें नहीं आता है। फिनिशिंग के लिए आप इसमें न्यूमेटिक टायर का होता है, या जो रोलर का ड्राइवर होता है, ड्राइवर वो भी एक तरीका, एक आध फोटो शायद आएगा मैं दिखाऊंगा, वो ड्राइवर इस तरीके से उसको रोल करता है, 5 से 6 पास उसके ऊपर लगाया जाता है कि टायर का निशान जो है अगर वो रह गया तो वो बाद में भी रह जाएगा। तो वो ध्यान करना पड़ता है कि टायर का निशान उसमें ना रहे। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो रोलर चलेगा उसको इतना मूवमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि रोलर की लेंथ अपने आप में करीब 3 मीटर लेंथ होती है या 4 मीटर करीब लेंथ होती है। अगर वो उसको कम से कम 25 मीटर की वो ना मिले, फैसिलिटिंग मूवमेंट ना मिले, तो वो रोलर ठीक से कंपैक्ट नहीं, मूवमेंट उसको 5 बार आगे जाना, 5 बार पीछे आना है। तो कंक्रीट, जब रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट, इस तरह का ड्राई कंक्रीट आप पीक्यूसी में यूज़ कर रहे हैं, तो आपका प्लांट या मटेरियल इस तरीके का होना चाहिए। कहाँ चलो जी? तो इतना मटेरियल होना चाहिए, कम से कम उसकी जो लीड है रोलर की कम से कम 30-35 मीटर हो, ताकि वो रोलर आपका उस पर ईजिली फैसिलिटेट कर सके। ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट का। मटेरियल इस पे गिर रहा है। प्रोसीजर उसका भी बिल्कुल सेम है। सबसे पहले आप सबग्रेड प्रिपरेशन जैसे आप करते हैं, मिक्स डिज़ाइन, बैचिंग, प्लेसमेंट, कंपैक्शन, और लास्ट में दीज आर सम सैंपल्स जो कि कोर काटे। मैंने आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ ये कोर कटिंग, कि आप उसको देखने से आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि ये देखिए कितने साफ कोर निकले हैं, और इसमें कहीं भी हनी कुम्बिंग या ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है कि ये कंक्रीट कहीं से कमज़ोर नज़र आता है। ये उसका एक हम स्प्लिट वो टेस्ट कर रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। जॉइंट 10 mm से 30 mm के बीच में रखिए, बट आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट टॉल पर मैंने आपको बताया कि नो जॉइंट भी बना सकते हैं। पानी का कंटेंट जो होता है कम से कम होता है। सीमेंट की जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं एक्चुअली वो 22% होता है पानी का रिक्वायरमेंट बाय वेट ऑफ सीमेंट। अगर सीमेंट का वेट 100 है तो 22% पानी की ज़रूरत होती है। ये बाय रिएक्शन केमिस्ट्री प्रूफ है। तो इसका मतलब हुआ कि हमें वाटर सीमेंट रेशियो जो है एक्चुअली 22-23% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बट हम पीक्यूसी में क्या करते हैं, मिनिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना रखते हैं, 0.4 यानी कि 40%, या 0.44 44%। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो वर्केबल नहीं होता है। उसको इजी वर्केबिलिटी लाने के लिए हम इतना वाटर सीमेंट पानी एक्सेस में डालते हैं, और वो एक्सेस का जो वाटर होता है वो क्या होगा कि उड़ जाएगा। बाद में जब रिएक्शन पूरा हो जाएगा वो पानी कहीं नहीं, उड़ने के बाद क्या होगा कि वो वाइट क्रिएट करेगा। और जितने ज़्यादा, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि कंक्रीट में कम से कम पानी से आप उसको डिज़ाइन करिए। रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट में चूँकि स्लम्प कम है, इसमें आपको चाहिए ही कंक्रीट ऐसा जिसमें वर्केबिलिटी उतनी नहीं चाहिए होती, क्योंकि ये कंपैक्शन रोलर से होता है। तो पानी इसमें
जो है 4 के आसपास 0.4 से ही हो जाता है, 0.4, 0.39, जो अदरवाइज 0.34% एक्स्ट्रा उसमें डालना पड़ता है, इसमें नहीं लगता है। जनरली टोटल पानी का कैलकुलेशन जो है अगर आप करेंगे तो 4.5 से 6% बीस ऑफ द टोटल मिक्स का आता है। एक और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट में, आप कहेंगे कि जब हम पेमेंट में हमारे आपने अगर 2 लेन की सड़क बनानी है आपने, फिर कैसे बनाएंगे? एक लेन आपने बना दिया, रोलर से कंपैक्ट कर दिया, और दूसरा लेन बनाएंगे तो वो पहला लेन कंपैक्टेड है और दूसरा लेन अनकम्पैक्टेड है, और उसके बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट। उसके लिए जो इन्होंने टेक्निक अपनाया हुआ, आप देखिए ये फिगर नंबर 2 है वो ये कहते हैं आप पहला लेन बनाइए, कंपैक्ट कीजिए, लास्ट का 1 फीट छोड़ दीजिए, मत कीजिए कंपैक्ट। जो लास्ट वाला 1 फीट है रोलर से वो नॉन कंपैक्टेड रहने दीजिए, दूसरा लेन डालिए उसके साथ में। अब जब कंपैक्ट करेंगे इस वाले को कंक्रीट को, तो वो जो पिछले वाले लेन का जो 1 फुट छोड़ दिया है उसको भी साथ में लेके, उससे आपका कोल्ड जॉइंट भी तैयार हो जाएगा। आपको अलग से जॉइंट काटना, वो एक जॉइंट भी उसके नीचे आपको फटाफट मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा सा भी उसके ऊपर सॉकेट चला देंगे तो एकदम से वो जॉइंट भी मिल जाएगा, आपको अलग से पूरी जॉइंट काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट कंपैक्ट आप देखिए बिल्कुल पूरा नहीं उसने कंपैक्ट किया है, थोड़ा पोर्शन दबा हुआ, थोड़ा पोर्शन अनकम्पैक्टेड है। वो अनकम्पैक्ट पोर्शन को उसके बाद जो सेकंड फोटोग्राफ में देखिए, उस अनकम्पैक्टेड पोर्शन को जो दूसरी बार उसने डाला है, मटेरियल डाला है, उस पोर्शन को उसने रोलर से कंपैक्ट कर दिया है। एक जॉइंट आपको बिल्कुल सीधा सीधा मिल जाएगा, एक कोल्ड जॉइंट तैयार हो जाएगा। मोर, हाँ बोलिए। हाँ, मेरे ख्याल से आप 1 घंटा 60 से 70 मिनट के अंदर करना पड़ेगा, 80 मिनट के अंदर नहीं। बट आप तो आप IRC का वो देखिए ना, जो हमारा पिक कोड है उसमें भी हमने 60, जो RMC से प्लांट आता है वो कितनी देर में पहुंचता है आपका? हाँ हाँ, सीमेंट कोड जैसे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन हमारे RMC प्लांट में भी जो कोड ने हमें टाइम प्रोविज़न दिया हुआ है, प्लांट से लेकर के जब हम मटेरियल्स आते हैं तो उसमें हमें 1 घंटे का प्रोविज़न आपने दिया हुआ है, उसमें आप देखिएगा यार, हाँ दिया हुआ है। और आप देखेंगे कि प्लांट बहुत दूर है, वहीं पे साइड पे प्लांट लगाना। अगर आप साइड पे प्लांट लगा सकते हैं आप उसको, मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि सीमेंट के अंदर पानी डालते ही रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर इलास्टिक रिकवरी नहीं होती, बिटुमिन कंक्रीट में इलास्टिक रिकवरी होती है, वो इलास्टिक होता है। ये जब पानी डालते हैं थोड़े टाइम तो प्लास्टिक होता है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर प्लास्टिक रिकवरी वाला कोई इसमें नहीं है, वो हार्डेंड होता जाएगा जेल फॉर्म। इसलिए इसको आप जितना कम टाइम देंगे वो बेटर है। कोड ने एक हमें टाइम प्रोविज़न दे रखा हुआ है कि आप देख लीजिएगा कि 1 घंटे का है या 1 घंटा 80 मिनट का आप कोड में दे, लेकिन अगर आप उससे जल्दी करेंगे इट इज़ गुड फॉर यू, जितनी जल्दी करेंगे उतना। यस कर लीजिए, यस हाँ। पहला लेयर आपने कर लिया, उसका 1 फीट आपने छोड़ दिया है, दूसरा लेयर आपने डाला है 40 मीटर डाल दिया या 30 मीटर डाल दिया, उसको फिर कंपैक्ट कर लीजिए, उसके साथ कर लीजिए। उससे आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में इजी हो जाएगा। जॉइंट, एक कोल्ड जॉइंट आपको ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है उसके अंदर, और दोनों लेयर जो है बराबर कंपैक्शन में आ जाए। ये एक फोटोग्राफ्स है, आप देखिएगा कि ये कंपैक्शन ठीक नहीं हुआ है, ये कंपैक्शन ठीक हुआ है लेकिन इसमें जो है टायर के नज़र आ रहे हैं। ये अगर एक्सपर्ट उसमें चलाए इसके ऊपर तो ये टायर राइट साइड में देखिए टायर नज़र नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड अभी कंपैक्ट किया नहीं है, तो वो मूवमेंट उसका इस तरीके से होता है कि टायर के मार्क्स बिल्कुल नहीं नज़र आते हैं उसमें। जब आप कंपैक्शन को, इवन आप कैम्बर भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह से वो रोलर चलता है वो एक्सपीरियंस के बेस पे, अगर आपको कैम्बर देना होता है तो वो कैम्बर भी आप उसमें मेंटेन कर सकते हैं कि पहले आप इसको कर दीजिए, फिर इस साइड को करिए, लास्ट में मिडिल पोर्शन करिए, तो ऑटोमेटिकली जो कैम्बर चाहिए होता है वो कैम्बर भी इसमें डेवलप हो जाता है। क्वालिटी कंट्रोल इसका कैसे करेंगे? क्वालिटी कंट्रोल जो होता है इसमें आप
दो तरीका है। एक तो है कि भाई कोर पीछे काटने बात ना इसको। करें कृपया, शांति बनाए रखें। एक तो ये है कि आप उसमें से कोर काट लें, कोर काट करके आप उसकी स्ट्रेंथ चेक कर लें। लेकिन रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट में हम ये कहते हैं कि हम कोर नहीं काटना चाहते हैं, कि कोर काटने से नहीं, ये कहीं और चला गया। हाँ अच्छा, उसमें नहीं आ रहा था। हाँ ये ठीक। कोर काटने से वो पेमेंट जो है वो खराब होने के थोड़े से चांस होते हैं उसमें, क्योंकि एग्रीगेट का स्केलेटन है, वो स्केलेटन डिस्टर्ब हो जाएगा और रिस्क। तो फिर कैसे चेक करेंगे? तो इसमें एक ही है कि उसकी डेंसिटी के बेस पे हम चेक कर सकते हैं। आप उसको निकाल लीजिए, या तो आपके पास जैसे शायद इस फिगर में है, नहीं ये फिगर इसमें नहीं आ रहा। ये न्यूमेटिक टायर उसका है, डेंसिटी गॉज है, न्यूमेटिक डेंसिटी गॉज है। इसको भी आप लगा के अगर आपके पास है तो आप डेंसिटी चेक कर सकते हैं, इससे डायरेक्टली आपको डेंसिटी मेजर हो जाती है। या इसका एक बेस्ट है कि आप एक 10 मीटर का 15 मीटर का एक ट्रायल सेक्शन पहले बना लें, कि आप चेक कर लीजिए कि रोलर के कितने। जनरली रोलर कंपैक्टेड अगर आपकी थिकनेस 30 सेंटीमीटर की है तो 6 पास, कम से कम 6 से 8 पास उसके में लगने पड़ते हैं, 6 से 8 पास। तो 6 से 8 पास दे दीजिए, 7 पास दे दीजिए आप। उसके बाद उसकी डेंसिटी चेक, हमने डेंसिटी चेक किया 30 सेंटीमीटर की, और डेंसिटी टॉप टू बॉटम चेक करना पड़ता है पूरे कोर की। नहीं, उसकी स्लाइसिंग करिए, 3 सेंटीमीटर डिफरेंट स्लाइस बनाइए, और हर स्लाइस का चेक करिए कि ऊपर वाले का जितना है नीचे वाले का उतना है कि नहीं, कि आपका कंपैक्शन है। तो ये एक्सरसाइज आप पहले कर लें, आप एक ट्रायल सेक्शन बना के, मोस्टली आजकल सब जगह ट्रायल सेक्शन बनते हैं, आप एक ट्रायल सेक्शन बना के पहले कर लीजिए। उसके बाद आप इसको पेमेंट में आप कोर मत काटिए। ये एक जनरल सजेशन है कि कोर काटने से वो नुकसान हो सकता है उसके ऊपर। ये भी है, वो चेक कर रहा है न्यूमेटिक टायर से। देखिए इसमें फिनिशिंग कितनी बढ़िया आई हुई है। ये रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट का है, ये भी रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट का एक अनदर है। डेप्थ कैसे चेक कर रहे हैं इसमें, और दिस इज दी हाउ द सरफेस कम्स। ये रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट का सरफेस, मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें हम वो ब्रूमिंग नहीं करते, क्योंकि इसकी सरफेस थोड़ी सी रफ सरफेस आती है, तो ब्रूमिंग की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली ये सरफेस जो होता है वो स्किड रेजिस्टेंस जो भी आपको चाहिए होता है वो इसमें, ये एक इसमें से कोर काटा था, और वो कोर की हाइट देखिए, और इसकी वो कॉम्पैक्शन है। ये कहीं हनी कूम्बिंग इसमें नज़र नहीं आया, कुछ मैं फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ। इसका जब हमने तोड़ा तो ये भी दिखाता, ये टूटने का ढंग दिखाता है कि लोड जो है ऊपर से नीचे तक जा रहा है। दिस शोज की अनकम्पैक्टेड या नॉट नॉर्मल कंपैक्ट ऐसा नहीं है, ठीक से कंपैक्शन, तभी इस तरीके का लोड ऊपर से नीचे तक गया है। ये एक इसका बीम भी हमने काटा, और बीम काटने के बाद भी आप देखिएगा कि वो भी ठीक दिखाता है बीम इसका। बीम को तोड़ने के बाद भी देखिए अंदर से कहीं हनी कोम्बिंग नहीं आई है इसके अंदर। कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये स्प्लिट टेंसाइल टेंट करें, आप ध्यान से देखिएगा कि जो क्रैक आ रहा है बिल्कुल सेंटर टू सेंटर आ रहा है। दिस शोज इट इज़ ए यूनिफॉर्म कंक्रीट जो है यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं है कि कंपैक्शन होने से कहीं तो कंपैक्शन हुआ कहीं नहीं हुआ है, इट इज़ नॉट लाइक दिस। ये एक हमने और किया था मटेरियल क्वांटिटी का, इसमें भी हमने ये जो इक्विपमेंट दिया था, आप देखिए जो रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट है उसमें हमने फ्लाई ऐश डाला है, 82 kg फ्लाई ऐश डाला है, और पीसीसी में हमने फ्लाई ऐश नहीं डाला है। और इसके बाद हमने इसका कॉस्ट एनालिसिस करके देखा था, तो करीब 20% की हमें इसमें सेविंग रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट में हमको सीमेंट रिप्लेस बाय सीमेंट, यस दिस फ्लाई ऐश इज रिप्लेस सीमेंट। नहीं इफेक्ट नहीं करता, यस नहीं करता इसमें। आप देखिए, और स्ट्रेंथ दोनों की सेम आई है। देखिए ऐसा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फ्लाई ऐश जो होता है इसमें एक जो आता है उसमें एक एमॉर्फस पार्ट होता है, एमॉर्फस, और एक क्रिस्टलाइन पार्ट होता है। जो एमॉर्फस पार्ट होता है वो एज गुड एज सीमेंट, जैसा सीमेंट है वैसा ही होता है। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है वो एज
बैड एज सैंड, जैसे सैंड होता है, सैंड में कोई मतलब नहीं होता। फ्लाई ऐश में जो एमॉर्फस फॉर्म होता है ये वेरी करता है 6% से लेकर के 30% तक का एमॉर्फस फॉर्म। अगर जो फ्लाई ऐश की एक कोड बनी हुई है, आप जो मोस्टली लोग फ्लाई ऐश समझते हैं एक बॉटम ऐश उठा लाते हैं, पॉन्ड ऐश उठा लाते हैं, वो नहीं है। फ्लाई ऐश का हॉपर से निकलता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 लेकर 7 ग्रेड तक का है। वो जो ग्रेड से जो हॉपर से निकलता है उसमें जो सिलिका कंटेंट है, सिलिका कंटेंट ही अल्टीमेटली जेल फॉर्म होता है, सीमेंट फॉर्म होता है, वो सिलिका कंटेंट ही करता है, जो कि एमॉर्फस फॉर्म। एमॉर्फस का मतलब उसके जो क्रिस्टल्स, उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो खुले होते हैं। खुले बॉन्ड जो होते हैं वो दूसरे से रिएक्ट कर जाते हैं। अगर बॉन्ड आपने क्रिस्टल कर दिया, जैसे डायमंड का क्रिस्टल बन गया, वो बेकार, वो फिर रिएक्ट नहीं करेगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा सर। फ्लाई ऐश के जो एमॉर्फस फॉर्म जो आते हैं ये 6% से लेकर के 30% 35% तक इसमें एमॉर्फस। अब किसमें कितना एमॉर्फस लिखा है ये हमको नहीं पता, हम हर एक का सिलिका टेस्ट नहीं करते हैं। हमारे पास एक कोड है, उस कोड में हम ये टेस्ट करते हैं, उसमें हमें लिखा हुआ है कि फ्लाई ऐश की रिएक्टिविटी वैल्यू है 40 kg/cm²। उसको लाइम डालते, उसमें सीमेंट नहीं डालते, सिर्फ लाइम डाल के उसको ओवन में रख देते हैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 8 दिन के लिए। उसकी स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, अगर 40 आ जाती है वो फ्लाई ऐश पास है। उसकी फाइननेस 3200 से ऊपर होनी चाहिए, अगर वो फ्लाई ऐश पास है। कार्बन कंटेंट उसमें 6% से कम होना चाहिए। ऐसे 5-6 उसमें पैरामीटर दिए हुए हैं। मोस्टली फ्लाई ऐश अगर आप उन ग्रेड से लाएंगे वो फ्लाई ऐश पास हो जाता है। अगर आपने वो फ्लाई ऐश यूज़ किया है तो सीमेंट में के भी रिप्लेस भी आप करेंगे, क्योंकि फ्लाई ऐश डालने से पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। फ्लाई ऐश जो है लीच्ड कंपाउंड से रिएक्ट कर जाता है। फ्लाई ऐश जो है, जो सीमेंट में पानी डालते हैं उस वक्त जो हीट निकलती है उस हीट को रिड्यूस करता है। लाइक सो केमिकल्स है, एग्रेसिव केमिकल्स है, बारिश का पानी होता है उसमें केमिकल्स है, वो केमिकल कहाँ जाएगा, कंक्रीट में जाएगा, कंक्रीट को नुकसान पहुँचाएगा। फ्लाई ऐश होगा वो उससे रिएक्ट, जो सिलिका होगा वो रिएक्ट, तो उसके बहुत एडवांटेज है। इट इज़ सीमेंट को भी रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जुडिशियली आपको हर चीज़ जुडिशियली, कोई चीज़ एट रैंडम नहीं करना चाहिए कि हमें फ्लाई ऐश कहा 30% हमने उठाया, पॉन्ड ऐश डाल दिया। हर चीज़ को जुडिशियली अप्लाई कीजिए, वो फ़ायदे की होगी। चाहे वो सीमेंट का रिप्लेस भी कर सकते हैं, और उसका तो उन्होंने बताया ही था कि आप उस सैंड का रिप्लेस बताएं, सीमेंट का भी रिप्लेस कर सकते हैं। और उन्होंने एक हमारा पेपर भी विनोद कुमार जी का है जो इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हुआ, ही हैज़ रिप्लेस 60% ऑफ द सीमेंट बाई फ्लाई ऐश एंड हैज़ गॉट ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ। तो ऐसा नहीं है, फ्लाई ऐश का भी, सीमेंट का भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। ये कुछ प्लेसेस हैं जहां हमने बताया था, करनाल में है, रायचूर कर्नाटका में है, दांदरी कलांग कंटेनर यार्ड लुधियाना में है। इसमें जो ड्रॉबैक है मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। एक ड्रॉबैक भी इसमें फ्लाई ऐश रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट में आता है। जब हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो वी शुड डिस्कस ऑल द मैटर्स। इसमें थोड़ा सा अंडुलेशंस का खतरा होता है, जो रोलर से उतना स्मूथ वो नहीं आता है उतना जो रोलर चलने से एक थोड़ा सा अंडुलेशन। हालांकि हमने जो किया है करनाल में, हमने उसके बाद उसमें बम्प इंटीग्रेटर भी चलाया, सब चलाया, और हमारा जो है मेज़रमेंट भी हमने रिकॉर्डेड है, पेपर पब्लिश है कि भाई 3000 आया था, इसमें भी 3000। बट फैक्ट इज़ दिस कि इसमें उतना बढ़िया स्मूथनेस आपको नहीं मिलेगा, जो इसलिए इसको हम नेशनल हाईवे में अभी तक अडॉप्ट नहीं करना, नेशनल हाईवे, क्योंकि वहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, अंडुलेशंस वहाँ हम नहीं करते। लेकिन आप इसको यूज़ करिए। इसके अलावा जहाँ पर भी है, रूरल रूट्स में है, लॉक सॉर्टिंग यार्ड्स है, कंटेनर यार्ड्स है, बस डिपोट्स है, बस स्पॉट्स हैं, छोटे छोटे जहाँ पर आप नहीं बना सकते, वाटर लॉगिंग एरिया, पेवर जहाँ नहीं पहुँच सकता, दिस इज़ वेरी गुड टेक्निक। आप इसको यूज़ कीजिए, हम लोगों को बताइए, हम भी आ जाएंगे साथ में आपके काम करने के लिए। जो भी हो टेक्निक्स को, ये 20% 25% चीपर है, फास्टर है और ड्यूरेबल का तरीका है। ये भी एक एग्जाम्पल है जब इस तरीके के मास मोस्टली डैम्स में यूज़ हुआ है। ये एक रोड है, हमारे यहाँ की नहीं है, 150 बस चलती है, रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की रोड है, 150 बस का करीब करीब इसका वो एवरेज है, ये रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का है। मैं यहीं पर अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ। कुछ आपको और बोलना है तो बोलिए। धन्यवाद, थैंक यू। काम हमको सामने आया है, आशा है कि हम अपने प्रदेश में इसको लागू करेंगे। आपके स्वागत के लिए मैं श्री भत्तरी जी, मुख्य अभियंता जी को बुलाना चाहूँगा कि वो इस एक स्मृति चिन्ह भेंट करके सेनगुप्ता जी का सम्मान बढ़ाएं। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स कंस्ट्रक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल का
अभी बात करना बाकी है। मैं डॉक्टर देवेश तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स पर चर्चा करें। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्वालिटी कंट्रोल पे है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ख़तरनाक भी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन में जो फ्लेक्सिबल पेमेंट कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स हैं। वैसे तो बुक में दे रखा है, MORTH में दे रखा है। MORTH में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि बड़ी कंट्रोवर्शियल है, पर वो समय और अपने इंजीनियरिंग जजमेंट के हिसाब से हम उसको कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, हमारे हाथ में है वो। अगर हम आगे चलेंगे स्लाइड में तो हमारा जो पेमेंट का पर्पस है कि हम लोड को बेयर कर सके, राइडिंग क्वालिटी अच्छी रहे और ड्रेनेज अच्छा रहे। ये तीन चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले भी तीन चीज़ों में ड्रेनेज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था और दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट था लोड। लोड और ड्रेनेज दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को हमें ख्याल करके आगे बढ़ना चाहिए। स्मूथनेस हमारा राइडिंग क्वालिटी पे है, कंफर्ट के लिए है, रोड यूजर कंफर्ट के लिए है, व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट के लिए है, उसमें हम कितनी सेविंग कर सकते हैं उसके ऊपर है। अगर हम आगे चलेंगे तो जनरली जो पेमेंट स्ट्रक्चर है वो 3 लेयर पे हम लोग करते हैं बेसिकली। जो पहला जो बर्मिस्टर थ्योरी होता था वो 2 लेयर थ्योरी पे था, पॉलिनॉमियल इक्वेशंस लेते थे, उसमें अपना हम डिज़ाइन करते थे क्या स्ट्रेस स्ट्रेन आ रहा है कितने लेयर पे। अब वो 3 लेयर हो गया, फिर उसके बाद 5 लेयर भी सिस्टम हुआ। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 3 लेयर सिस्टम है और बेस कोर्स है। अगर आप लोड देखेंगे तो ये लोड का डिस्पर्शन ज़्यादा है तो डेफिनेटली यहाँ स्ट्रेसेस कम होंगे, और ये लोड का डिस्पर्शन कम है अगर आप देखेंगे, पेनिट्रेशन ज़्यादा है तो स्ट्रेस का डैमेज ज़्यादा होगा। जनरली क्या होता है जब सड़क पे गाड़ी खड़ी होती है तो डैमेज ज़्यादा होता है क्योंकि स्ट्रेसेस बहुत नीचे तक जाते हैं, और सड़क पे जब गाड़ी चलती है तो अच्छी रोड है और हाई स्पीड पे गाड़ी जा रही है तो जो एक्चुअल लोड आता है इम्पैक्ट लोड का उसका 50% रिड्यूस हो जाता है। अगर यही रोड ख़राब है और आप 50 की स्पीड से या 70 की स्पीड से जा रहे हैं तो जो इम्पैक्ट है रफनेस ख़राब होने की वजह से जो स्टैटिक लोड गाड़ी का होगा उसका 1.5 टाइम्स तक लोड बढ़ जाता है। तो बेहतर ये है कि हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि हम रोड एक ऐसी बनाएं जिसमें इम्पैक्ट कम हो, वाइब्रेशन कम हो और लोड को बियर भी कर सके। तो यही चीज़ इसमें डिफाइन किया हुआ है लोड डिस्ट्रीब्यूशन पेमेंट्स का, और यही FWD भी यही बाउल बनाता है, वॉल्यूम वेट डिफ्लेक्टोमीटर ये बाउल बनाता है, और इस बाउल से ही हम एनालाइज करते हैं जो हमने सूडो उसमें मॉडल्स दे रखा है और रिमेनिंग लाइफ मॉडल्स की क्या होगी उससे हम निकाल लेते हैं जो हमारे कोड्स में दिया हुआ है। हमारे कोड्स में जनरली फटिंग मॉडल और रटिंग मॉडल को ही MSA में कैलकुलेशन किया हुआ है, FWD को वही चीज़ यहाँ पर है, इसी बाउल से ही निकलता है। फिर सरफेस कोर्स का फंक्शन क्या है। बेसिकली सरफेस कोर्स में सबसे हाई स्ट्रेसेस आते हैं, तो क्वालिटी कंट्रोल में सबसे ज़्यादा ध्यान हमें सरफेस कोर्स में देना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि अर्थवर्क में नहीं करना चाहिए, अर्थवर्क में भी देना चाहिए, पर राइडिंग क्वालिटी कंट्रोल भी हमें देखना है, उसका फ्रिक्शन भी देखना है, स्मूथनेस भी देखना है। नॉइज़ कंट्रोल भी आजकल एक चला है विदेशों में, मैं नई टेक्नोलॉजी भी जोड़ता जा रहा हूँ, जैसे फुस रोड कहते हैं हिंदी में, पोरस एसफॉल्ट। और पोरस एसफॉल्ट में साउंड कम हो जाता है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कई ऐसी रोड्स हैं आप बाल्टी का बाल्टी पानी रोड में डालिए वो नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा, 1 मिनट भी पानी रुकेगा नहीं, वापस ड्रेन आउट हो जाएगा। उस टाइप की भी रोड्स बन रही जो टोटली परमेबल है, एकदम से पानी आएगा सीधे सब सरफेस ड्रेनेज में जाएगा और बाहर निकल आएगा। और ऐसी भी रोड्स बनी है जिसमें साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे नॉइज़ का जो इफ़ेक्ट है, जनरली जो हवाई जहाज़ का नॉइज़ है वो 140 से 130 डेसिबल्स के बराबर होता है 30 मीटर की डिस्टेंस पे। और हम जब सोते हैं तो हमारा जो साउंड लेवल होता है 30 से 40 डेसिबल्स के आसपास होता है सोते वक्त। अगर आप दिल्ली में सोएंगे तो 50 हो जाएगा, गाड़ियों की आवाज़ आएगी। यहाँ सोएंगे तो यहाँ बड़ा अच्छा लगता है, 30 डेसिबल 40 डेसिबल के आसपास रहता है। तो वही अगर आप गाड़ी को मूव करेंगे
कंक्रीट रोड में चले जाएंगे तो 70-80 के आसपास आ जाएगा, 65-70 के बीच में। और यही आप फ्लेक्सिबल पेमेंट में आएंगे तो उसका करीब करीब 5 डेसिबल और घटा दीजिए, 50-55 के आसपास आता है। तो साउंड का इतना इफेक्ट है, अगर आप 80-90-100 की स्पीड में जाएँ और शीशा नीचे कर लें तो आप आपस में बात नहीं कर सकते, इतना साउंड का इफेक्ट है, फ्रिक्शन का इफेक्ट है। आपका वो गाड़ियों का डिज़ाइन भी इसी बेस पे हो रहा है बेसिकली। फिर उसके बाद अगर आप देखें कि बाइंडर कोर्स होता है, बाइंडर कोर्स का मेन फंक्शन क्या है कि बाइंडर कोर्स जो है लोड को कंट्रोल करता है। बीच का जो बाइंडर कोर्स है जिसको हम कहते हैं बेस लेयर, अनबाउंड बेस लेयर और बाउंड बेस लेयर। अनबाउंड में आपका WBM आ गया,